दोस्तों, खुफिया एजेंटियों का काम जितना खतरों और रोमांच से भरा होता है, उनके ऑपरेशंस की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है। इंडिया के जांबाज जवानों द्वारा 2016 में 18 सितंबर के दिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके टेररिस्ट के कैंपस को डिस्ट्रॉय किए जाने की बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने दुश्मनों पर अचानक हमला करके उन्हें ख़त्म करने का यह तरीका इजराइल आज से 40 साल पहले कर चुका है? जी हाँ, आज से 40 साल पहले इजराइल ने ऐसे ही एक मुस्लिम कंट्री की साजिश को मोसाद के जरिए फेल किया था। इस ऑपरेशन को दुनिया ऑपरेशन ओपेरा या फिर ऑपरेशन बेबीलोन के नाम से जानती है। दरअसल 70s के लास्ट तक इजराइल के दुश्मन देश इराक की बागडोर सद्दाम हुसैन के हाथों में आ गई। सद्दाम हुसैन हमेशा से इराक को एक न्यूक्लियर पावर नेशन बनाना चाहते थे। इसीलिए जैसे ही उसने देश की पावर हासिल की, वह इराक में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोशिश में लग गया। इसके लिए उसने फ्रांस से कांटेक्ट किया। सद्दाम ने फ्रांस से कहा कि वह इराक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और इसमें उन्हें फ्रांस की मदद चाहिए। फ्रांस इस डील के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। फ्रांस ने कहा कि वह तभी इराक में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में उसकी मदद करेगा जब इराक इस प्लांट का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करेगा, ना कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। इराक ने भी फ्रांस को भरोसा दिया कि वह इस प्लांट से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद फाइनली साल 1975 के नवंबर महीने में इराक और फ्रांस दोनों देशों ने न्यूक्लियर को ऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया और फिर साल 1976 में रिएक्टर की डील फाइनलाइज्ड हुई। इस डील में इराक को ऑनरेसस क्लास न्यूक्लियर रिएक्टर, एक छोटा ISIS टाइप रिएक्टर 72 kg 93% एनरिच्ड यूरेनियम और ट्रेनिंग पर्सनल दिए गए। इसके बाद इराक ने बगदाद शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर इजराइल की शान कही जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लगी और उसने जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर इट्ज़हाक रबिन को दी। इसराइल को इराक के न्यूक्लियर प्लांट लगवाने की खबर मिलते ही वह परेशान हो उठे। इसकी वजह थी कुछ साल पहले सद्दाम हुसैन की दी गई वह धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में कभी न्यूक्लियर बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों यानी इजराइलियों पर होगा। दूसरी तरफ अपनी कंट्री इजराइल के लिए जान की परवाह न करने वाले मोसाद के जांबाज टीम मेंबर्स ने काफ़ी सीक्रेटली इराकी रिएक्टर से रिलेटेड ज़रूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग रहे। वही प्राइम मिनिस्टर भी इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के काम को रोकने के लिए हायर ऑफिशियल से डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। 1977 में लिकुड पार्टी के मेनाकेम बेगिन प्रधानमंत्री बने और इन परमाणु कार्यक्रमों पर इजराइल की कार्रवाइयां बढ़ी। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए इराक के बगदाद में बनाए जा रहे न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद कर देने की ठानी और ऑपरेशन एमुनेशन हिल को लॉन्च किया। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इसे नामुमकिन बताया और उस मिशन के लिए अपना वोट नहीं दिया। उन्होंने इस मिशन को सुसाइड मिशन तक कह डाला। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ यह छोटा सा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करने वाला था। दरअसल इस ऑपरेशन में इजराइल के फाइटर प्लेन्स को दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाकर बगदाद में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना था। इराक और सद्दाम हुसैन, जो हमेशा से इजराइल का नामो निशान मिटाने की कोशिश में रहता था, उसे लेकर बैगन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मिशन को लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स और अपोजिशन लीडर्स के राजी न होने के बावजूद बहुत ही सीक्रेटली मोसाद को मिशन की तैयारी करते रहने का ऑन ऑर्डर दे दिया, क्योंकि मोसाद को ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्टिंग करनी होती है। हालांकि इस दौरान इजराइल लगातार डिप्लोमेटिक तरीके से वर्ल्ड के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करता रहा कि वह इराक को न्यूक्लियर रिएक्टर का काम रोकने के लिए कहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों ही देश साइलेंट मोड पर रहे। उन्होंने इजराइल की हेल्प नहीं की, क्योंकि सद्दाम हुसैन USSR की कोल्ड वॉर में दोनों कंट्रीज़ की मदद कर रहे थे। वह सद्दाम से अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते थे। इसके बाद इजराइल बड़ी उम्मीद से फ्रांस के पास गया कि वह इराक को उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सामान ना दें, क्योंकि इराक उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में करेगा। लेकिन फ्रांस ने यह कहते हुए इजराइल की बात नहीं मानी कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जा रही है। इससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचने वाला। जिसके बाद परेशान इजराइल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा और वह था
इराक में बनाए जा रहे न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इस मिशन को लेकर कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन का कोड नाम एमुनेशन हिल से बदलकर ओपेरा रख दिया गया। वही कहा जाता है कि सेक्रेटरी मिशन ओपेरा के लिए काम कर रहे मोसाद की टीम ने 6 अप्रैल 1979 में फ्रांस के लाश यनम में इराक के लिए शिपमेंट का वेट कर रहे उस रिएक्टर में तोड़फोड़ की। इसके बाद 14 जून 1980 को मोसाद के एजेंट ने पेरिस के एक होटल में इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करने वाले इजिप्शियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट अलमशद की हत्या कर दी थी। उधर कुछ सालों बाद अक्टूबर 1980 में जब मोसाद की टीम ने प्राइम मिनिस्टर को यह बताया कि जून 1981 तक इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर फुल ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि काम करना शुरू कर देगा, तब इसकी खबर के बाद फिर इराक के खिलाफ मिशन शुरू करने के लिए इजराइल के कैबिनेट में एक बार फिर से वोटिंग हुई और इस बार 10 और 6 की वोटिंग से मिशन के लिए मंजूरी मिल गई। फिर क्या था, पहले ही इस मिशन की जिम्मेदारी ले चुका मोसाद फुल एक्शन में आ गया। मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब वह फाइनल प्लानिंग की तैयारी में जुट गया। इसके बाद बारी थी इस काम के सबसे एक्सपीरियंस्ड और जांबाज पायलटों की एक टीम तैयार करने की, क्योंकि इस ऑपरेशन को फाइटर प्लेन्स के जरिए आसमान में रहकर ही अंजाम देना था। तो फिर इसके लिए F-16 और F-15 फाइटर प्लेन्स को चुना गया था, क्योंकि इजराइल के फाइटर प्लेन्स को सऊदी और जॉर्डन के और कंट्रोलर्स को चकमा देकर निकलना था, और इसके लिए फाइटर प्लेन्स को कम ऊंचाई में उड़ाना था, जिसकी ट्रेनिंग इजराइल के पायलट को नहीं दी गई थी। लेकिन इजराइल चाहता था कि किसी भी कीमत पर उनका मिशन सक्सेसफुल हो, इसलिए मोसाद और पायलट की प्रैक्टिस के लिए हाईटेक तैयारी की गई। इसके लिए इराक में बनाया जा रहा है परमाणु रिएक्टर का एक मॉडल तैयार किया गया, ताकि इजराइल के पायलट परमाणु रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक करके बमबारी करने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकें। फिर इजराइल के एक रेगिस्तान इलाके में इन पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। लेकिन इस दौरान ट्रेनिंग ले रहा है उन 3 इजरायली पायलट की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद A4 स्काई हॉक एयरक्राफ्ट यूज करने वाले इजरायली पायलट की एक टीम फिर से मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। मिशन ओपेरा को लेकर मोसाद ने काफ़ी तैयारी की थी। तो इसकी सक्सेस के लिए साल 1978 में मोसाद ने इराक में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट के नक्शे के साथ ही दूसरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान खतरा उठाते हुए मोसाद के एजेंट ने फ्रांस और इराक में घुसकर काम किया, और सिर्फ इसराइल ही अकेला देश नहीं था जो इराक के न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ईरान भी ऐसा ही चाहता था, इसलिए ईरान और इराक के बीच वॉर भी चल रहा था। ईरान ने 30 सितंबर 1980 को 2 एयरफोर्स फैंटम के साथ इराक की न्यूक्लियर साइट पर बम से हमला किया और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। इधर मिशन ओपेरा को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इजराइल को न्यूक्लियर प्लांट लेआउट के बारे में फोटोग्राफी इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी। इस काम में उस वक्त ईरान ने इजराइल की मदद की थी। इराक पर सितंबर के हमले के बाद ईरान ने 30 नवंबर 1980 में दोबारा अपने F-4 फैंटम रिक्वायर्स जेट को उस रात रिएक्टर की फ़ोटोज़ लेने भेजा, और फिर इन फ़ोटोज़ को ईरान ने इजराइल को दे दिया ताकि उसका मिशन सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोसाद की टीम ने कितनी मेहनत की होगी, और मोसाद की एजेंट तो अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कभी कभी अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते, बल्कि ऑपरेशन ओपेरा तो इतना खतरनाक था कि इसमें शामिल एजेंट और पायलट का बचकर वापस लौटना बहुत मुश्किल था। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा और ऑपरेशन ओपेरा को लेकर दी गई ट्रेनिंग के करीब 1 साल बाद इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की बारी थी। मिशन के लिए 8 F-16S जेट फाइटर प्लेन का स्क्वाड्रन तैयार किया गया, जिसमें से हर FSAS में 2 अनगार्डेड मार्क 84 दिले एक्शन बम डिप्लॉय किए गए। आप जानते हैं इन बमों का वजन कितना होगा? एक बम का वजन लगभग 2000 पाउंड यानी 910 किलो का था। वही सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने वाले F-16A के स्क्वाड्रन को सपोर्ट करने, उन्हें कवर करके सेफली ले आने के लिए 6 F-15S जेट फाइटर प्लेन का भी एक स्क्वाड्रन तैयार किया गया था। मिशन ओपेरा को अंजाम देने के लिए मोसाद ने 7 जून 1981 संडे का दिन चुना था, और मोसाद ने इस ऑपरेशन के लिए संडे का दिन इसलिए चुना था क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि इसमें फ्रांस के किसी इंजीनियर को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे यह डर था कि गुस्से में कहीं फ्रांस इसराइल पर टेरेबल एक्शन ना ले ले। तो लिए आप जानते हैं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों, 7 जून 1981 को अकॉर्डिंग टू इसराइल टाइम जोन दोपहर 3:55 पर ऑपरेशन ओपेरा की शुरुआत हुई। सभी फाइटर प्लेन्स ने एत्जियोन एयरवेज से उड़ान भरी।
लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नज़रों से बचने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से दोनों कंट्री के एयर कंट्रोलर्स को बेवकूफ़ बनाया। इजराइल के पायलट ने जॉर्डन के एयर स्पेस में रहते हुए एक दूसरे से सऊदी एक्सटेंडेड अरबी में बातचीत की और जॉर्डन के एयर कंट्रोलर्स को बताया कि वह एक सऊदी और पेट्रोलिंग पार्टी है जो रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। वही सऊदी अरब के ऊपर से उड़ान भरते समय उन्होंने जॉर्डन के रेडियो सिग्नल्स और फॉर्मेशन का यूज़ करके उन्हें धोखा दिया कि वो जॉर्डन के हैं। इस दौरान सभी फाइटर प्लेन्स 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। दुश्मन का ध्यान भटकाने के मकसद से सभी प्लेन्स एक डायरेक्शन में न जाकर अलग अलग डायरेक्शन में उड़ने लगे। इस बीच जब इजराइल के फाइटर जेट प्लेन्स तेज़ रफ्तार से जॉर्डन के ऊपर से गुजर रहे थे तो उस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। दरअसल जॉर्डन के किंग हुसैन अपने यॉट पर अकाबा की खाड़ी में वेकेशन मना रहे थे। उन्होंने तब अपने यॉट के ऊपर फुल स्पीड में फाइटर प्लेन्स को जाते हुए देखा तो वह समझ गए कि यह इसराइल जेट फाइटर है, क्योंकि प्लेन्स काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तो उन्हें पहचानने में किंग हुसैन को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने तुरंत अपने गवर्नमेंट को इसकी खबर इराक तक पहुंचाने का आर्डर दिया, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाने की वजह से इराक तक हमले की खबर नहीं पहुंच पाई और इजराइल के फाइटर प्लेन्स इराक के एयर स्पेस में इंटर कर गए। इसके बाद इराक की हवाई क्षेत्र में पहुंचने पर स्क्वाड्रन अलग अलग हो गए। दो F-15S F-16 स्क्वाड्रन को स्क्वाड करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे औसिराक रिएक्टर परिसर से कुछ किलोमीटर पहले पायलट ने F-16 फाइटर प्लेन्स को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेज़ी से रिएक्टर के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। और फिर वहां से प्लेन्स ने 1100 किलोमीटर पर ऑनवर की स्पीड से 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर 3500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी फाइटर प्लेन्स ने कुछ सेकंड्स के ब्रेक पर एक एक करके औसिराक रिएक्टर पर बॉम्ब्स को गिराना शुरू कर दिया। इतने सारे बमों की बरसात के बाद देखते ही देखते कुछ मिनट में इराक का औसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर ज़मीन के अंदर चला गया। वहीं इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और आसमान में ओझल हो गया है। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी फाइटर प्लेन्स 40000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस इसराइल लौट गए। दोस्तों, ऑपरेशन ओपेरा को पूरा करने में मोसाद को सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड्स का वक्त लगा था और बाद में यह भी पता चला कि प्लांट में उस वक्त मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स अटैक से कुछ वक्त पहले रडार सिस्टम बंद करके खाना खाने चले गए थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन की खबर जब लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आई तो कई देशों ने इजराइल के इस हमले का विरोध किया, इसे गलत भी बताया। तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमला नहीं करवाया जाता तो इराक परमाणु हथियार बनाता और इसराइल पर हमला ज़रूर करता, इसलिए हमने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए यह हमला करवाया। इसके साथ साथ इजराइल ने यह भी दावा किया था कि हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई, लेकिन बाद में आई रिपोर्ट में यह बताया गया कि परमाणु रिएक्टर चलाने वाला एक जूनियर फ्रांसीसी एम्प्लॉय और 10 इराकी सैनिक इस हमले में मारे गए थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन से यह भी समझा जा सकता है कि इसराइल अपनी सेफ्टी को लेकर कितनी आगे की सोचता है और किस हद तक जाकर अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन ओपेरा की कहानी। आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद मेरी इस स्टोरी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही प्रोत्साहन मुझे और मज़ेदार स्टोरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे भी मेरी स्टोरी पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।